लाख 1.5 लाख के करीब जो है आज तक कश्मीरी जो है हमारे भाई शहीद हो चुके हैं। तो हमारी जो सोच है, हमारी हमदर्दियाँ जो है वो उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि हम ब्लड से हम उसके लिए दुआ खैर कर लें जो शहीद हैं, और जो ज़ख्मी है उनके लिए हम दुआ करें। तो एक 3 मिनट के लिए हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। ईदी साहब के लिए एक पिछले प्रोग्राम हो गया, लेकिन उनके लिए दोबारा भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम क़ुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, जो हमने ये कलाम शरीफ पढ़ी है इसका सवाब हुज़ूर नबी करीम और सहाबा किराम की रूह को पहुँचा। जितने मुसलमान इस दुनिया से वफ़ात पा गए उनकी रूह को पहुँचा। बिलखसूस इस वक्त जो कश्मीर में हमारे भाई, हमारे बच्चे बेटियां जो शहीद हो रहे हैं उनकी रूह को पहुँचा। उनके जन्नत बुलंद दर्जात उनको अता फरमा। अल्लाह ईदी साहब अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हमारे पाकिस्तान के इंतहाई शरीफ और उन्होंने बहुत ही सोशल काम किया नई नस्लों के लिए, पुरानी नस्लों के लिए, उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। हमारा एक और भाई जो शहीद हुए चंद दिन पहले, क्या नाम, अमजद साबरी साहब, उनकी रूह को पहुँचा और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों की रूह को पहुँचा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। तो ये थी सूरत हाल जिसके लिए आज हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमने तमाम पार्टियों के दोस्तों को मदऊ किया था इस पर, और कुछ शायद अभी लोग ऑन द वे आएंगे भी और कुछ आ रहे हैं। तो उस पर हमने अक्रॉस द बोर्ड हमारे किसी भाई का तल्लुक किसी भी पार्टी से है, हमने उससे कोई उस पर तशख़ीस नहीं रखी, कोई हमने फ़र्क नहीं रखा, ताकि एक नुमाइंदा इजलास हो। और उसके बाद हम इंशाअल्लाह वेरी सून भाइयों के मशवरे से एक प्रोटेस्ट मार्च जो है उसको लॉन्च करना चाहते हैं, जिसको कश्मीरी कम्युनिटी खुद लीड करे और बाकी सारे पाकिस्तानी भाई जो है उसको सपोर्ट करें। और मैं जावेद राठौर साहब से कहूँगा कि उसके लिए वो परमिट के लिए अप्लाई करें मुनासिब वक्त। इंडियन जो कौंसलेट है यहाँ पे मिशिगन एवेन्यू के ऊपर, उसमें कम से कम 200 से 300 लोग मसाजिद से भी आए, दूसरे भी जाए, तो हमें प्रोटेस्ट मार्च करें ताकि पता हो, यूएनओ को भी पता चले, प्रेसिडेंट ओबामा को भी पता चले, यहाँ की जो आवाम है उनको भी पता चले, हमारे अपने मुसलमानों को भी पता चले कि कश्मीर का जो मसला है, फ़लस्तीन का मसला बहुत सारे लोग जानते हैं, उसकी एक शोहरत जो है बहुत आलमी है, लेकिन कश्मीर में आज भी 7 लाख इंडियन ब्रूटल फोर्सेस जो है वो मौजूद हैं और हमेशा कश्मीरियों का कत्लेआम करती हैं। और कश्मीर हमारे लिए कई लिहाज से बहुत आम है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अपने दौर हयात में कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शारक है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीरी जितने भी हमारे दरिया आते हैं, पंजाब जिसको हम कहते हैं, जितने भी दरिया आते हैं वो सारे कश्मीर से आते हैं। और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है इसके ऊपर कि उन दरियाओं का रुख बदला जाए, उनके ऊपर डैम बनाया जाए, पाकिस्तान की जो है बंदर बनाया जाए और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया जाए जो इथियोपिया की तरह हो। तो इंशाअल्लाह ये हमारी ज़िंदगी में, या हमारे बच्चों की ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं होगी, खा हम यहाँ रहते हैं, खा हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो उसके लिए हमें जदोजहद की ज़रूरत है। और आज़ादी जो है वो खून के बगैर कभी किसी कौम को आज तक मुयसर नहीं हुई। मैंने एक तारीख में पढ़ा, जब सदर अहमद बिन बेला और हवारीन बुमदियन जिन्होंने नाद कराया था तुनिसिया और दूसरा अलजायर को आज़ाद कराया था, तो गालिब भुट्टो साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ का विज़िट किया। तो उनसे आप लोगों ने कैसी हासिल की, तो उन्होंने इशारा किया अबू मदीन साहब ने कि ये कब्रिस्तान देखो, यहाँ के जो कब्रिस्तान में इसमें कितनी जो है शहीद जो है इसमें दफन है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि उसके लिए खा पाकिस्तानी हो खा कश्मीरी हो, बग़ैर खून के, बग़ैर जदोजहद के कई फेज़ हैं। डेमोक्रेटिक उसका फेज़ है, अवामी फेज़ है और माशी फेज़ है। वालेकुम। उसके लिए हमें हर वक्त जो है जदोजहद करनी है और कश्मीर के लिए इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी और हम खुद भी चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में ये मुल्क जो आज़ाद हो। तो अब जो है ये मैंने आपको मकसद ये आने का बता दिया और ऊपर है, यहाँ से अगर शुरू करते हैं जी जावेद राठौर साहब से
कश्मीरी और अनवा हमारे भाई, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो भाई भी 2-3 मिनट बोलना चाहते हैं। उसके बाद हमारे मेहमान खसूसी हैं चौधरी गुलाम अब्बास साहब, जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और एंटी करप्शन के वज़ीर थे। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी काम किया और बड़ा इनका एक आइडियोलॉजिकल इनकी थिंकिंग है। उसके बाद हम उनको भी दावत देंगे कि वो भी इस मसले पर रोशनी डालें। जय साहब, आप शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राजा यकूब साहब का बहुत मशहूर यासीन साहब ने और इस तकरीब का एहतमाम किया, और फिर उसके बाद आप सारे अहबाब का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस मीडिया के दोस्त राना जावेद साहब, मलक नदीम साहब, तारक ख्वाजा साहब, तौसीफ़ साहब और सारे अहबाब। तो जहाँ तक कश्मीर की सूरत हाल का ताल्लुक़ है, तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से वो हर एक को मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है, और कश्मीर की पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब अहबाब को मालूम है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, हर लिहाज से, दफाई लिहाज से, माशी लिहाज से, हर लिहाज से बड़ा अहम है। और वो उस दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, वो उस दो कौमी नज़रिए के लिहाज से भी कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। तो लिहाजा एक पाकिस्तान को भी कश्मीर के लोग नामुकम्मल समझते हैं, और वो इसीलिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो। और इन्हीं कुर्बानी और उन्हीं की इस सोच, पाकिस्तान से मोहब्बत की सोच और आज़ादी पसंदी के ख़िलाफ़ भारत उसको ताकत के ज़रिए कुचलना चाह रहा है। अभी जो नया फेज़ ऑफ वायलेंस हुआ है, इससे पहले भी तहरीक चली, लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन अभी हिंदुस्तान ने जो सप्रेशन शुरू की है वो इसलिए शुरू की है कि अभी हिंदुस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बहुत करीब हैं। इनका एक किस्म का लव मैरिज है। अब हिंदुस्तान ये समझता है कि अमेरिका जब हिंदुस्तान के करीब आ गया, पाकिस्तान से दूर है, और पाकिस्तान के हक़ में बात करने वाला इंटरनेशनल फोरम पे कोई बंदा, कोई और मुल्क नहीं है, में उलझा हुआ है सियासी एतबार से, माशी एतबार से। लिहाजा ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा मौका है कि वो कश्मीर की तहरीक को सप्रेस करे और उसको दबा दे और पूरे कश्मीर को हज़म कर जाए। तो अब मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र, इस सारी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए, पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पाकिस्तान में बसते हैं या दुनिया के जिस कोने में बसते हैं, कश्मीर के लोग कश्मीर में हैं या दुनिया के जिस कोने में बसते हैं, हम सब लोगों को उठ के खड़ा होना है और अमेरिकन को भी ये बताना है कि अगर आपकी ये सोच है, आप हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दे देंगे कि वो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, बेगुनाह लोगों को कत्ल करे, तो आप किस जमहूरियत के अलमबरदार हैं, आप किस आज़ादी के अलमबरदार हैं। लिहाजा हमें इनको भी बताना होगा कि ये हिंदुस्तान इतना जुल्म कर रहा है। हम सारे लोग जब इकट्ठे होंगे, लोकल अमेरिकन को भी साथ मिलाएंगे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ मिलाएंगे, तो यकीनन अमेरिका भी सोचने पे मजबूर होगा, और वो हिंदुस्तान की जो है अंधी जो है मदद हिंदुस्तान को फराहम नहीं कर सकता, बल्कि वो रुकेगा और हिंदुस्तान से ज़रूर कहेगा कि आप ये बंद करो, और हमें इसके लिए उठ खड़ा होना है। दूसरा, तहरीक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि दुनिया की जिस भी तहरीक को देख लें, हर तहरीक के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मदो जज़र आते हैं। कभी तहरीक नरम होती है, कभी गर्म होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यही सूरत हाल कश्मीर की भी है कि कश्मीर की तहरीक जो है कई मदो जज़र से गुजरी है। कभी वो दब गई, लोगों ने इंतज़ार किया, फिर देखा कि यूएनओ ने अपने वादे पूरे नहीं किए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद उस एग्रीमेंट के तहत जो है ना वो डायलॉग करना थे बायलैटरल, वो नहीं हुए, तो फिर कश्मीरी उठ खड़े हुए। फिर जब यहाँ पे जब दुनिया ने तहरीकों को जो ये करार देना शुरू किया कि ये टेररिज्म है, 9/11 के बाद, फिर कश्मीरी खामोश हो गए और उन्होंने अपनी तहरीक को एक पुरअमन तहरीक की तरफ बदल दिया और उन्होंने वो असला छोड़ दिया। लेकिन ये कब तक रहेगा? अगर अभी ये फिनोमेना जारी रहेगा, ये हिंदुस्तान इसी तरह करता रहेगा, तो मजबूरन कश्मीरी फिर हथियार उठाएंगे। अब अगर कश्मीरियों ने हथियार उठाए तो मैं समझता हूँ कि वो तहरीक जो है कश्मीर के अंदर नहीं फैलेगी, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलेगी, जहाँ भी मुसलमान हैं, जहाँ कश्मीरी हैं। अब ये जो नया फिनोमेना जो उभरा है कि जिसमें लोग खुदकशी करते हैं बम बांध कर, तो लोग मजबूर हो जाते हैं जब, तो वो एक्सट्रीम इकट्ठे होकर मिल के कोशिश करना चाहिए। कश्मीरी यहाँ पे 2-3-4 फैमिलीज़ हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं हूँ, यासीन साहब हैं, 1-2 लोग और हैं। और सच्ची बात यह है कि हम तो पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल हैं,
पाकिस्तान को ही अपनी मंजिल समझते हैं और ये पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो खुल के आगे आएँ और कश्मीर की तहरीक की अभी सपोर्ट करें। अब देखें, पहले कश्मीर की तहरीक को नुकसान क्यों पहुंचा? कश्मीर की वादियों में 7 लाख हिंदुस्तानी फ़ौज कश्मीर के लोगों के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकी। उन्होंने पहाड़ों में, वादियों में, गलियों में, कूचियों में हर जगह हिंदुस्तानी फ़ौज को हराया। अगर हमने शिकस्त खाई है तो वो कश्मीर के अंदर नहीं खाई है हमारे लोगों ने। शिकस्त हमने वाशिंगटन में खाई है, शिकस्त हमें यूएनओ में हुई है, शिकस्त हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हुई है। वो हम लोगों की वजह से हुई है, हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से हुई है, हमारी वजारत ख़ारजा की वजह से हुई है, लेकिन वो मैदान जंग में नहीं हुई। तो अभी ये जो नया एक निकला है, मौका आया है, तो मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि हम लोग अपना वक्त निकालें, अपने थोड़े बहुत जो रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करके कुछ ना कुछ कोशिश करें कि हम इस तहरीक को जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर उसको सपोर्ट करें, ताकि वो लोग जो नतायज चाहते हैं वो नतायज उनको मिले, दुनिया को मसले का पता लगे। 10 साल में और अभी फ़र्क ये बड़ा है कि अभी चूँकि हमारे हक़ में एक बात है कि सोशल मीडिया है कि हालात हमें पता चल जाते हैं, तो इससे हमारी तहरीक को बहुत फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे उठें और यहाँ पे कुछ करें। तो मैं आप सारे हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि आप जो कुछ करें, जो कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर करें। कश्मीर के सारे लोग, कश्मीर की माएँ बहनें, हम सारे लोग आपके जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी जज्बा होगा, जो हौसला अफजाई होगा, उसको अप्रिशिएट करेंगे और अल्लाह ताला भी आपको जज़ा देगा। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इशू है और 70 साल से ये वहाँ का वहाँ पर ही पड़ा हुआ है और आज़ादी, जैसे राय साहब ने कहा कि कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। तमाम कौमें जो हैं, तमाम नेशंस, they have to pay lives, they have to pay the price to get the freedom। और इसी तरह मुल्कों ने आज़ादी हासिल की है। पाकिस्तान को देख लें, जब पाकिस्तान ने ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल की है तो 10 लाख के लोग, उस वक्त 10 लाख लोगों ने अपने शहादत का नजराना पेश किया, तब जाके आज हमें पाकिस्तान जैसी नामत मिली है। तो कश्मीर, जिस तरह के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान की शाहराग है, तो हम कश्मीर के बगैर कैसे रह सकते हैं? और कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे माएँ बहनों भाइयों का कत्ल व गारत हो रहा है और ये 15-16 मिलियन पीपल लोगों की बात है और ये जाम शहादत नोश कर रहे हैं। तो हमें सबको मिलके उठना चाहिए, हम सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यहाँ पे सेनेटर्स को लिखना चाहिए, कांग्रेसमैन को लिखना चाहिए कि जो कुछ वहाँ पे कत्ल गारत हो रहा है उसको बंद किया जाए। मैं तो ये कहूँगा, ओबामा के दिन थोड़े रह गए हैं कि मिस्टर ओबामा, यू आर द फर्स्ट, आई होप नॉट द लास्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अगर तुम कश्मीर का और फ़लस्तीन का मसला अपनी ज़िंदगी में, अपने रूल में हल कर जाते तो यू आर द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये दोनों मसले ऐसे हैं जो हमारे सरों पर ये मंडलाते रहेंगे और मुसल्लत रहेंगे जब तक ये दोनों मसले फ़लस्तीन का और कश्मीर का हल नहीं होगा। मुसलमान दुनिया में किसी जगह भी अमन का सांस नहीं ले सकते। तो मैं आप सब भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इंडियन कौंसलेट के सामने जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए और इसी वीक में किया जाए और ड्यूरिंग द वीक किया जाए। वीक को देखने वाला कोई नहीं होता, ना इंडियन कौंसलेट वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को इकट्ठा करके चलें और तमाम लोगों को तमाम मसाजिद में ऐलान करवाया जाए कि कश्मीर की रैली होने जा रही है मिशिगन एवेन्यू पे। और थोड़ी मेहनत करके प्लीज़ अपना पाकिस्तानी, अपना कश्मीरी होने का हक अदा करना चाहिए उन निहत्ते भाइयों के लिए जिन पे इतनी गोलियां बरसाई गई हैं और ऐसी ऐसी गोलियां बरसाई गई हैं कि उनकी आंखें, वो आंखों से अंधे हो गए। कुछ तो दुनिया से चले गए 50 के करीब और बाकी के जो है आंखों से अंधे हो गए। और आज 1 लाख से ऊपर लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। कब तक हम ये देखते रहेंगे? हमारे आबाओ अजदाद
ये देख देख के चले गए, हम भी अगर इस दुनिया से इसी तरह चले जाएंगे तो क्या हम आगे जाके बताएंगे कि हमने कश्मीर के लिए, हमने किसी मुसलमान के लिए, वो मोहम्मद बिन कासिम, वो तारिक बिन ज़ियाद, वो कहाँ के हैं? वो हम में कोई है कोई कि एक नारा बुलंद करे? आज पुकार रहे हैं हमें वो। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, और हमें खड़ा होना चाहिए खुदा के लिए, अल्लाह के लिए और उन कश्मीरियों के लिए जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मैं इसी पे आप सब भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप थोड़े से वक्त में यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और चौधरी गुलाम अब्बास साहब का जो कि पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के एक्स मिनिस्टर भी है, और उन्होंने भी हमारी इस दावत को कबूल किया, और तमाम मीडिया का मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर सो कॉल रहते हैं। अब उनको यह याद दिलाना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी का रूल यूएन में पास हो चुका है कि प्लेबिसाइड होना चाहिए, उस पर अमल पैदा नहीं हो सके। फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड 9/11 के बाद से ये कोशिश में है कि क्यों, वाई दे आर हेटिंग अस। अब उनको ये इल्म होना चाहिए, अगर आपने किसी के हकूक़ की पामाली की तो वो लोग तो आराम से नहीं बैठ सकते। जो इससे पहले 1987 में जब हमारे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब तशरीफ़ लाए थे ओक ब्रुक होटल के अंदर, आप भी थे और आप भी थे, हमें याद पड़ता है कि उन्होंने ये याद दिलाया था कि अगर आपने इस मसले का हल पैदा नहीं किया तो ये एटमी क़ुव्वतें होंगी और यहाँ पर एटमी असरात पैदा होंगे। लेकिन उस पर हमारी अमेरिकन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और सब लोग दिलासा दे गए। तो अब हमें इस बात की तवज्जो करवानी चाहिए सबसे पहले तो अमेरिकन लीडरशिप्स को कि हम ये सवाल करते रहते हैं कि उसका जवाब यही है कि आप जितने भी तहरीकें चली हैं आज़ादी की, उन पर ज़रा गौर करें। फ़लस्तीन में जो हुआ, चेचनिया में जो हो रहा है और कश्मीर में जो हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, हम सिर्फ वावेला करके फिर उनको आगे बढ़ा देते हैं और फिर मरवा देते हैं। हमें चाहिए कि इस मसले को हल करें और कश्मीर इज़ ओवर ड्यू टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। एक तो हमें लोकल लोगों को बताना पड़ेगा, और सबसे पहले जैसे राजा साहब ने बताया कि हमें मतलब एक रैली निकालनी है ताकि उनको मालूम हो। लेकिन हमारे पास एजेंडा होना चाहिए 1 2 3। सबसे पहले कि डेमोक्रेसी का मकसद है कि 1 मैन 1 वोट, आवाम की आवाज़। तो आवाम की आवाज़ का को आप यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक करें। दूसरा ये कि अगर आवाम की आवाज़ को दबाया गया तो फिर आप सवाल करते रह जाएंगे नेक्स्ट 10 साल के अंदर, वाई दे हेट अस, एंड देन that area will be totally disaster for as is it is already cumbersome। तो अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो इलाका बिल्कुल ही एक्सप्लोड होने के लिए तैयार खड़ा होगा। और तीसरी चीज़ ये कि हमें मीडिया को, सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करना है, और शुरू के अंदर हमें तकरीबन 300-400 लोगों को मोबिलाइज करना होगा इंशाल्लाह। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम पूरी क़ुव्वत से, जब भी हमारे जावेद राठौर साहब परमिशन ले लें तो हमें जल्द से जल्द बताएं ताकि लोगों को मोबिलाइज करने में आसानी हो। जज़ाकल्लाह। हम जो बनने जा रही थी उन लोगों को पसंद थी, और फैसला ये किया गया कि रातों रात कश्मीर में फौजें उतार दी गई, कश्मीर को कर दिया गया। जो दुख की बात है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि राजा दाहिर एक जहाज को पकड़ के एक औरत को गुलाम बनाता है, उसकी आवाज़ जाती है तो अरब से मोहम्मद बिन कासिम उठ के आता है और उस औरत के लिए उसकी आवाज़ के ऊपर आज हम मुसलमान इतने बेहिस हो चुके, औरतें बच्चे वहाँ चिल्ला रहे हैं, वो आवाज़ दे रहे हैं मुसलमानों को, और हम खामोशी से बैठे हुए हैं। इस चीज़ का दुख इस कदर शदीद है। मैं ईमान की सबसे बड़ी दलील ये है कि जुल्म के खिलाफ तलवार से जहाद करो, वो मैं नहीं कर सकता। दूसरी दलील ये होती है कि उसको ज़बान से बुरा कहो, मैं वो ज़बान से उसको बुरा कहता हूँ। तीसरी कमज़ोर दलील ये है कि कम से कम उसको दिल से ही बुरा मानो। हम लोग सिर्फ यहाँ पे निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करते हैं, हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैं तमाम ये लोग मजलिस हाजिर में जो मौजूद हैं, इन तमाम से गुजारिश करूँगा, खुदारा अल्फाजों पे मत जाइएगा,
कागजों पे मत जाइएगा, प्रैक्टिकल करें। और इसके लिए मैं खुद हाजिर हूँ, दामे दरमे सुखने, बीमारी की हालत में भी मैं। और कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें वादा करना होगा कि हम और हमारी आने वाली नस्लें उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शाह साहब बहुत शुक्रिया। खोलनी है वो खोलनी है उन लोगों की जिन का इंडिया पे असर है, और वो इंडिया पे असर वाशिंगटन में है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए पूरा। हमें पब्लिक, यहाँ की जो अमेरिकन पब्लिक है और मतलब अदर कंट्रीज़ की जिनकी ताकत है, जिनको देख के ये लोग सुन सकते हैं हमारी बात, उनको मालूम है ये ज़रूरी नहीं उन तक ये बात जाए। ये एक मतलब एक ऐसा जुल्म वहाँ हो रहा है जिसका इंसानियत का जुल्म, उसका मुसलमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब कि जहाँ भी जुल्म होगा वो उसका ताल्लुक़ अगर आप इस्लाम से या किसी मज़हब से रखते हैं, उसका कोई नहीं। ये तो इंसानियत का जुल्म, और इसको रियलाइज़ करवाना है। सब कुछ जानते बूझते ये लोग खामोश हैं। जो हमारी जो गवर्नमेंट सेनेट टोटल अमेरिका की हो, या इनको इनकी खामोशी को तोड़ने का एक ही तरीका है कि इनके वोटर्स को मोबिलाइज किया जाए। ये मेरी राय है कि मतलब हम ठीक है, हम ये जो कुछ सोच रहे हैं कर रहे हैं, ये करना चाहिए। उसके साथ साथ सोशल मीडिया का मैक्सिमम इस्तेमाल करके इसकी हमें पब्लिसिटी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रियाज फरूख साहब। बातें अभी तक हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद बातें हैं और इन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा, ये याद रखिए कि आज़ादी शैतान की गोद में रह कर नहीं लग सकते। आप जुमले को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आज़ादी के हसूल को नहीं ले सकते। आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि इस दुनिया के अंदर गरीब और मजलूम अवाम को, और ख़ास तौर से मुसलमानों को, किसी मगरिबी ताकत ने मिलकर ये कहा हो कि चलो आज तुम आज़ाद हो, मज़े से रहो, ये आज़ादी है तुम्हारी, देंगे गले में पटा डाल के तुम्हें गुलाम बना दो। देखिए, जब आदमी आज़ादी की बात करता है ना, और ख़ास तौर से जब वो अपने घर में हो, अपने वतन में हो, और उस वक्त अगर उसके ऊपर गुलामी के फंदे को डाल दिया जाए और उसके ऊपर हिसाब, ज़्यादा तकलीफ होती है। इंसान अपने घर के अंदर गुलाम बन जाए, उसकी ज़्यादा तकलीफ होती है। तवज्जो फरमाए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, बारहा हमारे भाइयों ने ये जिक्र किया, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, और हमारा बचाव या हमारा दिफा हम समझते हैं कि यही हमारे माई बाप है। देखिए, इन्होंने अगर हमें रोटी दी है ना, और अगर हमें आसानियाँ दी हैं, इसलिए नहीं दी हैं कि हम चाहते हैं, इसलिए दी हैं कि उनका मतलब है, उनका मफाद है, जिसकी वजह से आज हम मजे कर रहे हैं। मगर दूसरे एंड पे देखिए कि जहां पर इनका मफाद नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। यानी 67 से मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी 14 या 15 साल की उम्र थी जब मुझे पता लगा कि क़िबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में चला गया है। और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मैं बस से उतर रहा था और ये इतला मुझे किसी ने दी। मैं कराची में था, टावर स्टेशन के पास, टावर जो इलाका है, मैं ज़ारो कतार रोया उस वक्त। और सन 71 में जब मुझे ये पता कि सकूत ढाका हुआ है, तब भी मेरी उम्र होगी उस वक्त 17-18 साल की, 19 साल की, मैं उस वक्त ज़ारो कतार रोया हूं। क्यों? हम तारीख के धारे को और तारीख के आईने को एक साथ लेके नहीं चल सकते। ये बहुत डीप बात मैंने कह दी है। अगर आप तारीख को आईना दिखाएंगे, अक्स जो आप देखना चाह रहे हैं, वो यहाँ का निज़ाम और यहाँ की मगरिबी ताकतें और यहाँ की इस्लाम दुनिया, इस्लाम दुश्मन ताकतें आपको वो तस्वीर नहीं देखने देंगी, आपको धोखा होगा।
पहचानिए अपने असल दोस्त को और अपने असल हदफ को। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ 2 मिनट और बात करूँगा। और मैंने शायद ये नुक्ता कहीं और भी कहा था कि जब भी मुसलमानों की बात आएगी, हम कहाँ बैठे हुए हैं, किस खुशफहमी में हैं कि ये लोग हमारी मदद को आएंगे और ये हमें आज़ादी दिलवाएंगे। गिव मी वन एग्जाम्पल, अगर कोई कह सकता है, गिव मी वन एग्जाम्पल। सर, बोस्निया के कुछ लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला। कहते मिस्टर बख्तियारी, यस वी वर सेव्ड, but go over there, look how much they have infiltrated in us, that we are slowly and gradually losing our identity. Is this what you call freedom? मैं शायद कोई ऐसी बात कर रहा हूँ बहुत कड़वी हो जाएगी इस वक्त, और हम लोग जो है ना यहाँ पर शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खैर, मैं उससे आगे नहीं जाना चाहता, इतना ही काफी है। इन्होंने मुसलमानों की असमतों को, इज्जतों को नीलाम करके नाम नहाद आजादी का फंदा उनके गले में डाल दिया कि हमारा एहसान मानो। आज कश्मीर में आप सबको पता है इस चीज का, जब से आजादी मिली है पाकिस्तान को, और उसके बाद से अब तक हजारों लाखों जानें तलब हो चुकी हैं। मैं आखिर में यही कहूंगा कि कश्मीर की आजादी का अगर मैसेज देना है और अगर कश्मीर की आजादी का सबक लेना है तो आइए, और एक सिर्फ और एक आपके सामने एक मशवरा है। एक दिन डिसाइड कीजिए, अगर कश्मीर के 40 लाख या जितने भी लोग हैं ये डिसाइड कर लें कि हम घर में नहीं रहेंगे। आपको मालूम है अभी टर्की में क्या हुआ है विद इन लास्ट वीक? क्या हुआ है? मैं इसके बाद में खत्म कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे क्या हुआ है। अगर उस आमरीयत को जो कि किसी के इशारे पर आ रही थी और उन्होंने डेमोक्रेसी को पामाल करना चाहा था, अगर अवाम सड़कों पे ना निकलते तो सर आज आमरीयत आ चुकी होती। वो तो अब हमें पता लगा कि इसके पीछे कौन था और किस बेस से ये बातें हो रही थी और कहां से उड़ाने उड़ाई जा रही थी, कहां से टैंक भेजे जा रहे थे। अब पकड़े गए ना लोग, उन्होंने एडमिट किया है कि हमें कुछ बाहर की ताकतों ने, और कौन हो सकता है? कश्मीर में भी यही हो रहा है। और योर इंफॉर्मेशन, इसके बाद हम तहे दिल से भाइयों के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ। बस मशवरा ये है कि अगर वहां की लीडरशिप एक दिन ऐलान कर दे और पूरे अज़्म के साथ, इस्लामी जज्बे के साथ इस दिन डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपका घर में रहना हराम है, बाहर निकल आओ, कितनी गोलियां मारेंगे, कितने लोग मरेंगे, आजादी लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मुख्तार साहब। आगे आगे चल साहब, इधर आ जाए आप। इधर आओ मेरे को, तो हमारी कोशिश होगी कि हम हमारी जो एक कमेटी बने और मैं चाहूँगा कि कश्मीरी भाई उसको लीड करें, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो लाभी हो कश्मीर के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, और उसके ऊपर डिप्लोमेटिक फ्रंट हो या वैसे हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान और उसके अवाम जो है इस इशू पे हमेशा उनके साथ चलेंगे। तो ये सकला साहब आपका नंबर है। फिर डॉक्टर तूर साहब हमारे शहर की बहुत मुतारक शख्सियत है और बहुत ही माशाल्लाह इनका रोल है। चौधरी नेम साहब तशरीफ लाए, सलमान आफ्ताब साहब जो तशरीफ लाए, आए थे, मैं चले गए थे, तो थोड़े करेंगे तकरीर की। मैं कोई बहुत अच्छा मुकर्रर तो नहीं हूँ, लेकिन ये कश्मीर की खुद मुख्तारी के मतलब एक करारदाद UNO के चार्टर में मौजूद है, जिसको सब लोगों ने तस्लीम किया था। ये ऐसे ही है तो का कुछ चीज़ें मंजूर करता है मसलन, और उसको इसराइल को कहता है कि आपने ये जो घर वगैरह बनाना है या ऐसे आबादियाँ, नौ आबादियाँ आपने फ़लस्तीनों के इलाके में नहीं बनानी, तो वो कहता है मैंने बनानी है। तो अमेरिका इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो वहाँ हो रही हैं, लेकिन ये जज्बा, आज़ादी का जज्बा पहले ऐसे होता था कि जैसे अखबारों में चीज़ ज़रूर आती थी, क्योंकि लोगों का मीडिया वही था,
پھر ٹیلی ویژن کا میڈیا ہو گیا لیکن اب ہر انسان کے پاس ایک سیل فون ہے. ہر چیز کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, کوئی ان کی زیادتی نہیں چھپ سکتی. آپ دیکھیں کہ لوگ پتھروں کے ساتھ کس طرح جو گنے لے کے کھڑے ہیں ان کے اوپر یہ نہیں کہ چھپ کے اور سامنے کھڑے ہو کے ان کو مارتے ہیں, لیکن وہ کتنے لوگ ماریں گے, کتنے لوگوں کو وہ شہید کریں گے. اب وہ بھی بے بس ہیں اور وہ اتنی زیادہ مطلب یہ شہید نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کا جذبہ دیکھیں, ان بچوں کا جذبہ دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن جب اس حد تک کوئی چیز مغلوب ہو جائے, جس طرح اوکلاہوما میں کیا ہوا, وہاں کے امریکی نے 200-300 امریکیوں کو مارا. آج انہوں نے اب دیکھیں آج کل جو کیا ہو رہا ہے, یہ انہوں نے ان کے ساتھ کالے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, 5 پہلے انہوں نے مارے اور 3 کل کی خبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کوئی بھی اگر کوئی کسی بھی قومیت کے ساتھ یا کسی بھی نسل کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو اس سے بچ نہیں سکتا. تو ہر شعبے میں ہر طریقے سے بات ہو چکی ہے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو یہ جو آزادی ہوتی ہے اس میں شہداء کا خون اسی سے سینچی جاتی ہے اور اسی سے پروان چڑھتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا, کیونکہ اب کافی ینگ طبقہ اس میں آ گیا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر 1 سیکنڈ میں خبر ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھا ہے, اخبار نہیں آئی تو وہ بے بس ہے, یا ٹی وی پہ نہیں آئی, ٹی وی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو وہ بے بس ہے. تو اب سوشل میڈیا انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائے گا اور یہ جو ینگ جنریشن اب اٹھی ہے تو یہ کسی نہ کسی اس کو طرف اس کشتی کو لگا کے چھوڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ میاں سکرائے صاحب. اس فیز میں داخل ہو چکا ہے کہ یہ اب بند نہیں ہوگی. یہ بات ایکسٹریملی ان لائکلی کہ دس موومنٹ which has started will be suppressed. اس کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان, how much we are extremely experts in bashing Pakistan, which every opportunity we should sometime once in a while not bash Pakistan. Pakistan has been net exporting its Air Force planes. World is buying it. Turkey is buying it. Other countries are buying it. Pakistan is self-sufficient in submarine. Pakistan is self-sufficient in nuclear. تو اللہ کا شکر ہے کہ we جو یاد آتا ہے مجھے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. Can we say that it's that bad? It's not. It really isn't. مرگ مفاجات probably relevant. Truth تو یہی ہے, حقیقت یہی ہے, پکی بات ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی دانشمندی سے کشمیریوں کی آزادی کے لیے موومنٹ چلائی ہے, اور ایون جنرل مشرف himself wanted to solve this problem. He said قرارداد جو 1949 کی ہے اس کے بغیر بھی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. سردار سوارن سنگھ اینڈ بھٹو صاحب had maybe a week or 2 or 4 weeks, بڑے لمبے چوڑے ان کی ہوئے تھے, تو وہ بھی they were getting closer to. لیکن ultimate result is کہ we do not expect Hindustan will walk away from مقبوضہ کشمیر. We do not think کہ جو دشمن سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ they are going to behave. How can a enemy, how can America, West, دنیا میں 2 قومیں ہیں, believers and non-believers, and Quran has clearly stated ان کا ایجنڈا اور ہے, ہمارا ایجنڈا اور ہے. Now we have the power. یہ جو پاور ہے پاکستان judiciously will use it inshallah. اور میرا انٹرویو کے مجھے سے کال آئی تھی تو جیسے what do you think? ہم نے کہا کہ پاکستان should quickly move some forces on the protective side. World should know کہ we are not going to tolerate any incursions in Pakistan, neither we can afford India be so hostile to the Kashmiris. And it was a live interview. I went public. Pakistan should move its forces. We are not starting the war, but we are prepared. We have tactical weapons. We can blow out 50 to 100 miles of Indian territory. There will be no life. That's the only country in the world that has that technology. Lekin
लेट्स नॉट फॉरगेट सुलह हुदैबिया। हुजूर अकरम को ख्वाब आया था कि हमने जाना है उम्रे पर, उन्होंने बंदे तैयार किए, 1500 बंदे देखें, दे वर ऑलमोस्ट द आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का, वहाँ से रेजिस्टेंस थी, फिर कॉन्टैक्ट साइन हो गया, प्रॉफिट could have agreed with the majority, have lost all the 1500 people that were the best of the best of the best. He saved life. तो ये जो है ना रेडिकल कि जी हम 4 मिलियन कश्मीरियों को कहते हैं कि let them kill you. How can we allow anybody to kill? How could we agree on that? How can we agree on that? It has to be thoughtfully. We should let the Indian people know, or the media local, but it has a limited effect. Why don't we say कि वो जो 1949 का resolution है, let's all of us have a copy of it. Let's have a resolution. Maybe some of us can formulate a resolution. This group is in favor of that resolution, and anything that's on. We are honest, because that's the only vehicle we can deliver our message. We are in full support of the Pakistani opposition and the administration. हम ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. We want the opposition and administration work together so that we can solve it. We do not want it atomic jungle. We don't want that. But this is not going to die. मेरी prediction गलत भी हो सकती है, but I really think जब ये टर्की में लोग आए थे ना, honest to God, and I gave you publicly, I thought I wish I was one of them. Of the 2 people, 300 people, I wish I was there. I really felt I should have been there. My life has no value. हाँ, मेरी life की value बनती है कि if I'm underground. For a reason. I think we are all ready to sacrifice our time, our money that we don't have much of, or we are maybe too greedy to think that way. But our hearts are 100%, our souls are 100% for Kashmiri Azadi. Even if they want a third option. الحاق پاکستان سے ہونا اچھی بات ہے, اگر نہیں بھی ہے تو we should accept and nothing else stop. Thank you very much. Thank you ڈاکٹر صاحب. اب ہمارے ایک انتہائی قابل احترام اس کو انشاءاللہ ویڈیو سے گزارش کریں گے کہ اس کو باقاعدہ پوری پبلش کریں, اور خالد صاحب آپ اس کو باقاعدہ یوٹیوب پہ جتنا کر سکتے ہیں. جاوید رانا صاحب ریزولوشن میں تیسرا ہیومن رائٹس وائلیشن جو کھوکر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ ہیومن کشمیر کا جو کاز ہے, آپ کو سب مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں کشمیری, ان کی ہماری سوچ فکر, ان کی جو جتنے بھی کشمیری ہے وہ ہمیں ہیومنس, یہ ظلم اگر کہیں بھی ہو رہا ہو, غیر مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہو, میرا خیال ہے کہ ہم اس کو بھی کنڈم کریں گے اور کنڈم کرتے ہیں. اس میں بھی ہاتھ کھڑا کریں پلیز. ماں ہے کسی بھی انسان پہ ظلم ہو, کشمیریوں پہ ہو, مسلمانوں پہ ہو, غیر مسلمانوں پہ ہو, اس کے اوپر وہ اس کو قرارداد پیش کرتا ہے. آخری قرارداد میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے. آزادی کشمیریوں کا بنیادی حق ہے. آزادی دنیا کے تمام انسان, خواہ وہ ایشیا میں رہتے ہو, خواہ وہ یورپ میں رہتے ہو, خواہ امریکہ میں رہتے ہو, ان کا یہ بنیادی حق ہے. کیا آپ اس بھی اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. تو چلیے مطلب صاحب آپ کی ٹرن ہے, اس کے بعد ہمارے بھائی جو موجود ہیں, اور سلمان آفتاب صاحب میرا خیال ہے یہ محبت اور میرا ایک وہ دوست, انقلابی دوست, جو پنجاب یونیورسٹی کے زمانے سے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ اس زمانے میں پڑھتے رہے ہیں اور غلام عباس کا نام نہیں جانتے, ان کی ڈگری چیک کرائی جائے تو جعلی نکلے گی. تو یہ وہ دلیر آدمی ہے جس نے ہر دور میں مار کھائی, کوڑے کھائے, قید و بند کی صورتیں برداشت کی, اور انقلاب کے لیے تبدیل. آپ جتنی مرضی قراردادیں پاس کرتے جائیں, وہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. آج کے دور میں یہ قراردادیں, یہ اقوام متحدہ یہ جنرل اسمبلی افیون کی ایک گولی ہے جو حریت پسندوں کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جن کے لیے, جن کے سامنے ہم فریاد کرنے جا رہے ہیں, کہتے ہیں قراردادیں پاس کر کے بھیجو, ان کو ٹیلی فون کرو, جی تو مجھے
ज़्यादा बात करने की बजाय मीर का वो शेर याद आता है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दुआ ले ली। आपने सही कह जिनकी दिया। वजह से ये सारा मसला बन रहा है। हम भोले बन के आंखें बंद करके कबूतर की तरह समझ रहे हैं कि बिल्ली चली गई। बिल्ली नहीं गई, हमारी आंखें बंद हो गई। बड़ी हम जोशीली तकरीरें करते हैं, बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई अमली तौर पर वक्त आता है तो उस वक्त फिर एक शेर के बस इतने ही जरी थे, हरीफान आफ्ताब चमकी ज़रा सी धूप तो हुजरों में आ गए। ये हमारी कौम का ये मिजाज है। और इनकी जहाँ जिनके सामने हम फरियाद गुनाह हैं कि भाई वो अपनी करारदादों को देखो, वो करारदादें तो उन पर अमल कराना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग जिन्हें ये हुर्रियत पसंद कहते थे, अब इनकी डिक्शनरी में इंडिया की लॉबिंग की वजह से वो सारे दहशतगर्द हो गए। जितने हुर्रियत पसंद थे वो अब दहशतगर्द हैं। वो जो बेचारा वहाँ लड़ाई लड़ रहा था और मुल्क के नौजवान उसका साथ दे रहे थे, उसके सर पे उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको मारने के लिए बहुत से डॉलर जो हैं वो रखे हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ से तो कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। वारिस शाह का है ना, अमृता प्रीतम ने कहा है कि वो अजाखा वारिस शाह नू उठ कबरां विचों बोल, अज फिर किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक तीर होई पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नू कहण, उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, अज वेख अपना कश्मीर है। क्या बात। और आज फिर हमें, ये मुझे गलत ना समझे आप, पीपल्स पार्टी का होने की वजह से आज फिर हमें एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहिए जो सारी उम्मत मुसलमा को, जो तारीख में कभी नहीं हुआ था, उसने एक मेज़ पर सबको खड़ा कर दिया। और वो चाहता था कि मुसलमान बजाय इधर देखने के उधर देखने के, सलामती कौंसिल के आगे बगारियों की तरह जाने के, फाड़ दी करारदाद फाड़ के फेंक। जिसने कहा मैं यहाँ ये आपकी गुफ्तगू सुनने नहीं आया। क्या बात है, वाह मेरे वाह। मुल्क के अवाम जो हैं वो मुसीबत में मुब्तला हैं। मैं आपके साथ वक्त ज़ाया करने की बजाय बेहतर है वहाँ जाकर कुछ करूँ। कुछ करने की ज़रूरत है जो हमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। हम तो ये भी नहीं कर सकते। वो चौधरी रशीद कभी कभी कहा करते हैं कि मैं जब हम लोग लॉबिंग करते थे पाकिस्तान के लिए, उस वक्त वाइट हाउस में सिर्फ चंद 5-6 पाकिस्तानी होते थे, इंडिया का कोई बंदा नहीं होता था। अब वो 4-5 भी निकल गए अपने। कब तक वो मतलब चल सकते हैं जब आपकी कम्युनिटी जो है आपके लिए, हमें भी अल्लाह ताला ने इस तरह का जहन और ज़मीर दिया है कि किसी को आप हमारे तौफीक नहीं है अच्छा काम करने की। जो कर रहा हो हम कहते हैं ये CIA का एजेंट है जी, जिसको यहाँ से पैसे मिलते। ये एक अजीब सा एक पता नहीं। अब आप पूछेंगे इसका हल क्या है, तो ये किसी मदारी के पास, जादूगर के पास हो सकता है। मुझे ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें कहाँ से हम चले थे। कश्मीर की जंग आज़ादी जब हम बंदूकों से मुकाबला करते थे, वो भी वक्त था जब हमने इनकी करारदादें उसी हिसाब से बदल दी हैं। इनके कंप्यूटर में बाकायदा लिस्टें बनी हुई हैं। जो 5 फिगर्स में पैसे देते हैं उनकी अलग लिस्ट है, जो 4 में पैसे देते हैं उनकी अलग लिस्ट है, और उन्हीं की बात सुनी जाती है। कश्मीरियों का रोना, फ़लस्तीनियों का रोना, और हम मुसलमान आपस में लड़कर हम अभी उसी वो कहते हैं ना अकल बड़ी के भैंस, हम वो भैंसे हैं जो गुस्से में आकर अगर मस्जिद अक्सा में यहूदी आग लगाते हैं तो हम अपने बैंकों को आग लगा देते हैं, हम अपने खंभों के बल्ब तोड़ देते हैं, अपनी बसें जला देते हैं। खुदा के लिए इस कौम में सबसे पहले शऊर पैदा करें, इनको तालीम दें, इनको सही सिमत में चलने की और मसले की सही जो बुनियादी रूह है उससे रूशनास कराएं।
फिर ये सारे मुसलमान जो हैं इकट्ठे होकर उनके लिए कुछ करें, तो फिर ये मसला है इसका जज़ाकल्लाह चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब। और शहीद नेमतुल्लाह साहब हमारे बड़े पुराने यूनिवर्सिटी के उस्तादों में से हैं, मेहमान हैं हमारे, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव बात की है साहब ने। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि क्या पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक नीम आज़ाद मुल्क है। क्या बात है जनाब, वाह 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 वाह। एक नीम गुलाम मुल्क है, ना उसकी मईशत आज़ाद है, ना उसकी जमहूरियत आज़ाद है, कुछ भी आज़ाद नहीं है। अभी दोस्त फरमा रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, सारी बातें हमारी तारीख का हिस्सा है, मगर ये बात भी हमारी तारीख का हिस्सा है कि जब 65 की जंग हुई तो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान वाज कमांड बॉर्डर ऑफ रन कच्छ में, उसका भाई अख्तर अली कर रहे थे, जनरल अख्तर अली, और ये कर रहे थे छंब जौड़ियाँ, और छंब जौड़ियाँ पे ये अखनूर के ब्रिज के ऊपर जब पहुंचे हैं तो पाकिस्तान रिसीव्ड अ शट अप कॉल फ्रॉम टेररिज्म, क्योंकि अगर उसका ब्रिज टूट जाता तो कश्मीर हिंदुस्तान से अलहदा हो जाता। इमीडिएटली जनरल अयूब साहब ने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को कॉल किया कि तुम फौरी तौर पर अपनी कमान जो है वो जनरल याह्या खान के हवाले करो। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने उस पर रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे कश्मीर में एंटर हो जाए और हम बिल्कुल आज़ादी के ऊपर हैं, मुझे 24 घंटे कमान मेरे पास रहने दें, विदिन 24 आवर्स आई एम गोइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मगर उससे गन पॉइंट पे कमान लेके तो जनरल याह्या खान जैसे अयाश और बदमाश जर्नल के हवाले की गई और इक़्तिदार और कश्मीर की आज़ादी वही रुकी। बेशक। और फिर उसके बाद उस जनरल अब्दुर्रहमान का टर्की में कत्ल हुआ, और दूसरी जंग जो टैंकों की हुई, अब मैं इस तरफ भी आ जाता हूँ जो रिलीजियस फनेटिसिज्म के ऊपर बातें होती हैं, अब जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान मिर्ज़ाई था, ये भी तारीखी बात है, और जो 600 टैंक का हमला सियालकोट के बॉर्डर पर रुका उसके भाई ने रोका, अख्तर अली ने, उसका सगा भाई। तो लोग अपने नेशनलिज्म के लिए, अपने पैट्रियटिज्म के लिए लड़ते हैं। हमने अगर आज कश्मीर की आज़ादी में 2-3 बातें जो हैं, मैं समझता हूं कि जो रुकावट है, पहली रुकावट तो ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि 48 की यूएनओ रेजोल्यूशन जो है उस पर अमल किया जाए। अब यूएनओ रेजोल्यूशन कहती है खुद मुख्तार कश्मीर, और हम कहते हैं पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। हम खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हम उसको अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान अपनी गुलामी में रखना चाहता है। पहले तो हम इस बात पर मुत्तफिक हों कि हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए, खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, जिसके पास पूरा इख्तियार हासिल हो, कि जिसके साथ चाहे अपने ताल्लुकात रखे, तो उसका रास्ता आगे निकलेगा। इसी के ऊपर मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ की जो बातचीत चली थी पिछले दिनों में, वो इसी बात पे चली थी, फोर्सेस शुड बी विथड्रॉन फ्रॉम बोथ साइड। जैसे मेरे भाई चौधरी नेमतुल्लाह साहब ने कहा कि उसी अतार के लौंडे से दवा मांगते हैं, ये मसला तो उन्होंने खुद रखा है। अगर हम फलस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे मुसलमान हुक्मरानों के अंदर ये जुर्रत नहीं है। आपका सो कॉल्ड दाश इजराइल के बॉर्डर के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया के मुसलमानों पे हमला कर रहा है, इजराइल पे नहीं कर रहा। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपने जो 35 मुसलमान मुल्कों का फौजी इत्तेहाद बनाया है, उसमें इजराइल शामिल है, ईरान तो शामिल नहीं है।
क्या आपने शाम को शिकस्त देनी है? क्या फ्रॉड और क्या ड्रामा! क्या सऊदी अरब ने सऊदी हुकूमत का सबसे बड़ा एजाज मोदी को नहीं दिया? उसे नहीं नजर आया सऊदी बादशाह को, जो इस्लाम का ठेकेदार है और जिसको हम ठेकेदार भी कहते हैं, जिनके पीछे हम नमाज लीदते हैं? उसको नहीं नजर आया कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? 70 साल से कितनी मुसलमान बेटियों की अस्मत रेजी हुई है, कितनी मुसलमान बच्चियों को हिंदुस्तानी फौजों में रेप किया गया उसे। सो बात ये नहीं है, लड़ाई कोई और है, बताई कुछ और जाती है, मसले कुछ और हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं चौधरी साहब, कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। आपके कश्मीर के लीडर ये खुद कश्मीर को बेच रहे हैं। हाँ, वो पीपल्स पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, दे आर नॉट विद कश्मीरीज। इनको भी इल्म है कि अगर कश्मीर आजाद होगा तो हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वक़्त नहीं है। बहुत अच्छे। पाकिस्तान की हुकूमत की सिर्फ मैं जनज़िया के दौर में जब मफरूर हुआ तो मैंने मीरपुर में कुछ 5-6 महीने गुजारे। अगर हम चूँकि सियासी कारकुन हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ में अहले इमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे, वहाँ मैं 5 महीने बैठा, मैंने वहाँ मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। मैंने वहाँ मीरपुर की डेवलपमेंट की, और वहाँ मैंने देखा कि जिस तरीके से रूथलेसली वहां कश्मीरियों को मार रहे थे, इतना रूथलेस ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। जितनी शिद्दत से और गोलियां चली मीरपुर के अंदर, मैं चूंकि मैं उसका हिस्सा रहा, मैं उसको बीबीसी तक रिपोर्टिंग करता रहा, सारा कुछ बैकग्राउंड पे रख के हमने उस मूवमेंट को आगे किया। और मैंने देखा कि किस तरीके से उनका एक ही नुक्ता नजर है, सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल करप्शन है वो कश्मीर में होती है। सिर्फ एक ही बात होती है पाकिस्तान में बैठी हुई हुकूमत की, अगर 20 अरब का बजट देंगे ना, वो कहेंगे जी इसका हमने हिसाब नहीं लेना, तो आपने कहना और कुछ नहीं कहना। सारे बदमाश बैठे होंगे। क्यों राठौर साहब, मैं गलत नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। क्या आपका प्रेसिडेंट 20 करोड़ रुपए दे के नहीं बना? 30 करोड़ दे के नहीं बना? ये यकीनी बात है कि कोई असर नहीं होता। मगर अगर जहां पर शिकागो स्टेट में कितने मुसलमान हैं चौधरी साहब? 5 लाख है। 5 लाख नहीं, 1 लाख सड़क पे आ जाए तो बिल्कुल ओबामा सोचेगा कि मुझे सोचना पड़ेगा, हिलरी सोचेगी कि मुझे सोचना पड़ेगा मैंने वोट लेने, वो खुद रेजोल्यूशन ले आएंगे कि ये करो। मगर उन्हें पता है, मुझे पता है कि ये नहीं उठेंगे। मैं तो यही कहूंगा चौधरी साहब कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। हम खुद ही नहीं चाहते, बेशक हम मुतालबे उनसे करते हैं, हम खुद भंग के सोए हुए हैं। बस एक गुफ्तन बर्खास्तन बस खबर आनी चाहिए, एक ये आ गया हमारे हाथ में, 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, इसके ऊपर खबर निकाल देते हैं। किसी की माँ को भी कोई नहीं जानता होगा, बाप को भी कोई नहीं जानता होगा, वो भी सोशल मीडिया का लीडर बना हुआ है, उसको पता ही नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन अंडरग्राउंड, नीचे क्या हो रहा है। बुनियादी काम ही कोई नहीं हो रहा। बुनियादी काम है कि बुनियादी यूनिट हो, बुनियादी काम है कि नीचे एजुकेशन हो, बुनियादी बात है कि अखबार हो, बुनियादी बात है कि रसाला हो। अखबार निकलता है? नहीं निकलता। वहां पे निकलता है? नहीं निकलता। कोई इसके ऊपर बात ही नहीं होती, ना इसके ऊपर कोई काम। बेसिक काम होने की जरूरत है। और दूसरी बात, न्यूक्लियर क्या करेगा मुझे ये बताएं। क्या रूस से बड़ी न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान? क्या रूस बच गया है? नहीं बचा, बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम। क्योंकि वहां पर भी जो बुर्जुआजी है, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसने अपनी डिक्टेटरशिप कायम करके लूटना जब शुरू किया तो वो भी टूट गया। वो सोशलिस्ट स्टेट टूटी है, वो अपने अमाल से टूटी है, हमारी वजह से नहीं टूटी। हम तो वटवानी से आगे बना ही कुछ नहीं सके, ये हमारी औकात है।
हमें हर चीज में कुफर नजर आता है, बनाते हम कुछ नहीं है। ये पानी भी हम नेस्ले का पाकिस्तान में उन्हीं का पीते हैं। अपनी औकात ही हमारी कोई नहीं है कि हम साइंटिस्ट पैदा करें, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। हम जितनी देर तक इस फील्ड में मुसलमान आगे नहीं जाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में जब तक हम इन्हें डिफीट नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम इन्हें फिजिकल डिफीट नहीं दे सकते। क्योंकि आज दुनिया एटॉमिक वर्ड से आगे जा चुकी है। हम दुनिया की 6ठी एटमी कुव्वत हैं, ठीक है, मगर सेहत में हम दुनिया के 135 मुल्क में से 134वें नंबर पर, एजुकेशन में हम 133 नंबर पर हैं। हमारे 43% बच्चे, 43% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 6 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। हम कहते हैं फंडामेंटलिज्म से लड़ने जा रहे हैं, हम तालिबान को कैसे तुम शिकस्त दोगे? तुम तालीम दे ही नहीं रहे, तुम एजुकेशन दे ही नहीं रहे। एजुकेशन के ऊपर तुम्हारा बजट 0। रियासत किस लिए? रियासत इसलिए है कि लोगों को प्रोटेक्शन दे, रियासत इसलिए है कि लोगों को एजुकेशन दे, रियासत इसलिए है कि लोगों को हेल्थ दे। तीनों बात गांव के अंदर मर जाती है कि उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, उसके पास अस्पताल में दवाई नहीं है, उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके बच्चे के पास तालीम नहीं है। और हजारों लोग पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की और डॉक्टरेट की डिग्रियां करके बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो वो फिर असल इश्यूज की तरफ आएंगे। आप अपने लीडरों की शक्लें देखो, इन बेगैरतों की, इनकी क्या हालात हैं, क्या इश्यूज हैं इनके। कभी किसी ने ये कहा है कि मल्टीनेशनल पाकिस्तान को क्यों लूट रही है? कभी किसी ने कहा है, कभी कोई धरना हुआ है कि पाकिस्तान के 100% बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम धरना उठाएंगे? कभी कोई धरना हुआ है कि पाकिस्तान के हर शहर में एजुकेशन हो वरना हम धरने में बैठे हैं? कोई नहीं होगा, क्योंकि सब चोर हैं, सब इकट्ठे हैं पाकिस्तान, और सब इंपीरियलिज्म के एजेंट हैं, दलाल हैं। यहाँ से उन्हें इक़्तिदार मिलता है, यहाँ से उन्हें इक़्तिदार नसीब होता है। क्या बात सोच है, भी नहीं वाह वाह सकते, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सोच भी नहीं सकते। क्या बात, आप उनसे आज़ादी की बात करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पनामा लीग में किसका नाम नहीं आया? किस पार्टी का नाम नहीं आया? क्या सारे फ्रॉड नहीं कर रहे? बेशक, सब फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया है, रियल इश्यूज की तरफ जाते नहीं। 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने नॉन इश्यूज के ऊपर बातें चलती रहती हैं। मीडिया भी सरमाए का गुलाम है, वो भी मल्टीनेशनल ने खरीदा हुआ है, उससे बाहर निकल नहीं सकते। जो लोगों के असल मसाइल उनकी तरफ जाते नहीं हैं। तो जनाब, कश्मीर बिल्कुल, कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, इंतहाई ज्यादती हो रही है, ये काबिल मजम्मत है। मगर वो ज्यादती जो है उसका हल यही है कि कश्मीर के साथी जो है ना, ये अपने लोगों को एजुकेट करके इनको मुतहर्रिक करें, ताकि आपका जो मुजाहरा हो उसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में बिल्कुल फैसले होंगे। आप यूएनओ की बात करते हैं। मैं तो जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने उस वक्त कहा था, यूएनओ मीन्स यूजलेस नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली यूजलेस फॉर मुस्लिम्स। क्या इजराइल इनकी मर्जी से नहीं बैठा हुआ? इनकी छोड़े हमारी मर्जी से क्या जनरल ज़ियाउल हक ने जॉर्डन के अंदर जाके इंपीरियलिज्म के कहने पे क्या उसने फलस्तीनियों का दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम जनरल ज़ियाउल हक ने नहीं किया? पाकिस्तान की फौज ने वहां जाके बेशक किया, बेशक किया। और तकलीफ किसको हो रही थी? इजराइल को। तकलीफ इजराइल को हो रही थी, मार पाकिस्तान रहा है। हम तो इस हद तक मजबूर और गुलाम है। पहले इसलिए मैंने मुझे याद आ गया, साहब से कह रहा था कि 1975 में मैं मुजफ्फराबाद गया, चौधरी नेमतुल्लाह साहब, वहाँ एक जलसा आम था। वहाँ सरदार क्यूम साहब शायद उस वक्त सदर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी उस जलसे में आए। वो NSF का नेशनल कन्वेंशन था। मैं और मुराद मोहम्मद खान गए थे, वो कराची से थे। तो मैंने कहा यार, मैं तो यूं ही कोहाले से अंदर आया हूँ तो हर पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैंने कहा यार, कश्मीर खुदा के लिए हम तो खुद गुलाम हैं, आप हमारे गुलाम बनना चाहते हो? तो सरदार क्यों मेरे साथ लड़ पड़े जलसे में। इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हम उस पे महराज पे इंसानी तभी नहीं पहुंची है। मैं ये कहूँगा
तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा कि गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम, हमारा सिस्टम गुलामाना है, माशी निज़ाम गुलामाना है, तालीमी निज़ाम गुलामाना है, और अंग्रेज़ से जो हमने आज़ादी हासिल की है स्टिल हम उसी के अंदर उसी निज़ाम के अंदर रह रहे हैं। तो बुनियादी मसाइल अपनी जगह पे है, उनको बिल्कुल हमें एड्रेस करना है, और कोई भी कौम अपने बुनियादी मसाइल को एड्रेस करते हुए या उसका हल करते हुए कुछ आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है मैं उसकी तरफ वापस आऊँगा कि चूँकि हम बासीत इंसान, बासीत पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जो 50-60 लोग मारे गए हैं और 700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। 3100 हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं प्रेस के ज़रिए और सिविलाइज वर्ल्ड के ज़रिए कि वहाँ से इंडियन फोर्सेस वापस जाएं और कश्मीरियों को उनकी अपनी राय के मुताबिक आज़ादी का हक हासिल हो। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कश्मीरियों की चॉइस है कि वो आज़ाद रहना, खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैंने सोशल मीडिया पे देखी है जो शेयर करना चाहूँगा कि जो पिछला प्रोटेस्ट था, यकीन करें उस वक्त पाकिस्तान का जो हरा फ्लैग है वो कश्मीरी अवाम जो थे उन्होंने जो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, प्रोसेस निकाला है, वो उसके अंदर बेशुमार पाकिस्तान के फ्लैग मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो अपने हमें अपना भाई समझते हैं, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है। तो लादा बात है, मैं चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगली चॉइस है कि वो आज़ाद इंडिपेंडेंट कश्मीर हो या पाकिस्तान के साथ हो या उसकी और कोई शक्ल हो, लेकिन हिंदुस्तान की 7 लाख फोर्सेस का ये हक नहीं है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को कत्लेआम करे। ये हिंदुस्तान की फोर्सेस का हक नहीं है कि कश्मीर की माँ और बेटियों को कत्लेआम करें, उनकी अस्मदरी करें। ये उनका हक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। हम इस बात को कंडम करते हैं। और मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि जावेद राठौर साहब, आप और डॉक्टर इनाम हुसैन साहब और डॉक्टर अशरफ तूर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो अगला प्रोटेस्ट है उसके इंडियन एम्बेसी के सामने या कौंसलेट के सामने इसको ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए परमिट लें, उसकी तारीख लें, और आज इंशाल्लाह हम इसको इस बात को चौधरी साहब आपकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि लॉबिंग ज़रूरी है, ये इंटेलेक्चुअल वे है। हर मस्जिद में भी इंशाल्लाह जाएंगे। उसके लिए किसी मस्जिद में यहाँ कश्मीरियों के ऊपर दुआ तक नहीं होती जुम्मे की नमाज में, वो इस पर रान साहब हमारा अपना कसूर है कि हम ये बात करते ही नहीं है। हम यहाँ करते हैं, वहाँ हम करते हैं। मैंने बात की है, चले बहुत अच्छा मस्जिद में बात की, मैं कहा यार कश्मीर कोई नहीं बोला, मौलवी सारे इंडियन हैं, सारे इंडियन है, एक भी इंडियन मुसलमान जो है कोई भी नहीं बोलेगा। इसलिए आज की नशिश में जी गुजरात में जब कत्लेआम हुआ, गुजरात में यहाँ रैलियाँ हुई, उसके लिए कौन कौन से दोस्त अपने नाम पेश कर सकते हैं? 3 नाम तो मैंने कहे हैं, इसके अलावा कोई भाई अपने आप को पेश कर सकता है? तो साहब, खोकर साहब, आप साहब लोगों सर बंदे एक्टिव लवो और यंग लो, मेरी बात ना सुनी काम कर सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲਵੋ और सब लवो। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਰ। डॉक्टर साहब भी तारीफ जो है वो ये है कि जो काम करता है और करना चाहता है। आप यंग से मुराद नहीं समझिए, जो हमारे यंग वो है हमारे साथ वो बंदे जो एक्टिव हो, काम कर सके, जो हमारे लोग देखो हम सुबह शाम तक दफ्तरों में बैठे हैं, डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, वो लोग जो काम कर सके बच्चे। आप इस पर क्या काम अपना रोल अदा कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे आपका नाम उस कमेटी पे हो तो आप काम कर सकते हैं। जी सैयद खालिद खलील साहब, आप क्या इस पर खिदमत अदा कर सकते हैं? ये बेचारे सुबह शाम तक जॉब करते हैं, रात को मैंने कहा कि वो लोग ना पकड़े जो बेचारे सुबह शाम तक काम में लगे हुए बच्चों को पाल रहे हैं। खालिद खलील साहब सीधी बात है, अभी कह देंगे पब्लिक में होना कुछ नहीं, हमें राजा साहब का दर कैसा हम करेंगे। चौहान साहब इंशाल्लाह, सुमान आफ्ताब साहब जो है ये बाहर चले गए थे, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के मौजूद के हवाले से? और जो हमारे गेस्ट बोल चुके हैं, कुछ आपकी इसमें तजवीज़ या बात आप करना चाहिए? गला खराब है जी, मेरा गला खराब है, तबीयत सही नहीं है। कोई जो प्रोटेस्ट है उसमें कुछ आप हमारी मदद कर सकते मैं हैं? आपको पता, मैं तो आपका मेन एडवाइजर हूँ। बस
आपको सारे मराइल से निकालने वाला पिछले बर्नी स्टोन से आपको परेड दिलवाई, जबकि परेड में इतना झगड़ा चल रहा था। चलिए आपको बहुत शुक्रिया फिर सर। चौधरी रहमतुल्लाह साहब ने और मैंने, आपको याद हो, आपके बड़े सर आते हैं। सारा मैं एडवाइजर हूँ आपका। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इस मौजू पे कुछ आप जी, मैं ये कहना आप देखिए जी, मैं आपको कुछ मशवरे देना चाहता हूँ, मैं तकरीर तो नहीं करूँगा, इस पर क्या कर सकते हो? मैं बताता हूँ आपको। देखिए जी, मशवरे तो बहुत होते अगर हैं। मैं मशवरे जरा अपना हमारे गुलाम अब्बास साहब, मैं यहाँ पे एक्चुअली आया था, मुझे पता चला आप आ रहे हैं, तो आपकी तकरीर खास तौर पर और आपसे काफ़ी चीज़ें मैंने अभी उस दिन भी सीखी, आज भी सीखी। देखिए जी, ये जो मसला है कश्मीर का, ये हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, कोई अमेरिकन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन नहीं है। हम यहाँ से बैठ के जाएंगे, उसका आउटकम क्या निकलेगा? इस पूरी मीटिंग का इतने लोग बैठे हैं, 25-30 लोग। हमें इसको इस तरह आगे बढ़ाना चाहिए कि जो आपके जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जावेद राठौर साहब के अपने जानने वाले काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं और लोगों के बख्तियारी भाई, लॉबिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर एक आप अभी टीम बनाते हैं, आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जैन शुकास्की को बुला के कश्मीर के ऊपर प्रोग्राम करवा सकता हूँ। अगर आप एक टीम बनाते हैं, अगर आप अरेंजमेंट करते हैं फाइनेंसिस का, जगह का, मैं 2-3 और कांग्रेसमैनों को मैं प्रॉमिस नहीं करता, जैन का मैं प्रॉमिस। Allah Ta'ala, we have gathered just one cause, that we feel the people of Kashmir been subjugated for undeserved brutality of India. May Allah accept their shahadat. May Allah give them strength and steadfastness. May Allah give us advice that we can help them. And we are here just for one cause. There is no other cause. That I am not from Kashmir. I am only Pakistani, and I just feel those people of Kashmir deserve their own homeland on their wishes, and Allah accept that. Resolution of UN does not say that they have to go to Pakistan. It's only for plebiscite, for correction, my dear brothers. Just want to clear that, because we have to know our resolution when we talk into the media. So with due respect, I want Allah Ta'ala to give us the wisdom that we can orchestrate the real force for these people and become the conduit for the help for those people. As Brother Salman says, Dame Sukhune and Darame, and any which way we can be part of it, we will be part of that, inshallah, whoever is sitting here. And inshallah, our young generation will take this lead, and the people of Kashmir will see Azadi, inshallah. May Allah make it easy for them.